हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पॉलिटी का क्यूब रिवीजन मॉड्यूल कर रहे थे, जिसमें इससे पिछले वीडियो में क्या किए थे तो पासवीं अनुसूची और छठी अनुसूची को विशेष अध्ययन किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 124 कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना का और गठन होना चाहिए। 125 कहता है न्यायाधीशों के वेतन के बारे में। 129 कहता है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होना चाहिए। 130 कहता है उच्चतम न्यायालय का स्थान, और वहीं 136 कहता है अपील की गई उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। 137 कहता है निर्णय और आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन करना चाहिए। 138 कहता है उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार। 139 कहता है उच्चतम न्यायालय के कुछ रिट जारी करने की प्रदान करने की शक्तियाँ होती हैं। 141 कहता है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होता है। और 143 कहता है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति होती है। मतलब उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति होती है। न्यायालय का एकल प्रणाली की अगर बात करें तो भारतीय जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से अपनाया गया था। और दूसरा कहता है केंद्रीय कानून और राज्य कानून दोनों का लागू करवाने का अधिकार है। किसको? तो न्यायालय को। और संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक है न्यायालय के बारे में। अब बात करते हैं भारतीय न्यायिक प्रणाली या सामान्य संरचना की। तो सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय होता है, फिर उच्च न्यायालय होता है, फिर जिला में तो जिला एवं सत्र न्यायालय या महानगरीय भी ऐसा ही होता है। ठीक है, फिर जिला में भी अगर बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं: अधीनस्थ न्यायाधीश, प्रांतीय लघु वाद न्यायालय और आपराधिक सत्र। ठीक है, आपराधिक सत्र में भी देखें तो क्या होता है मुख्य दंडाधिकारी जो मजिस्ट्रेट होता है और पंचायत अदालत। मुख्य दंडाधिकारी की भी बात करें तो 2 तरह के होते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। वहीं सिविल की बात करें, सिविल न्यायाधीश की, तो मुंसिफ न्यायालय होता है और न्याय पंचायत होता है। ठीक है, महानगरीय क्षेत्रों में देखें तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट न्यायालय होता है और शहरी सिविल एवं सत्र न्यायालय होता है और प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट होता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का गठन की अगर बात करें तो वर्तमान में अगर देखें तो 34 न्यायाधीश हैं। कितने? 34। एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, संसद कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा या घटा सकती है। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें, न्यायाधीशों की नियुक्ति तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करती है, जिसके बाद परामर्श करने के बाद जिसको समझे कि ये नियुक्त किया जा सकता है उसको नियुक्त करती है। ठीक है, परंपरा के अनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीशों ये CJI के रूप में नियुक्त होते हैं। परंपरा जो चलते आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठतम होता है वही CJI नियुक्त होता है। कभी कभी इस परंपरा का उल्लंघन किया गया, लेकिन द्वितीय न्यायाधीशवाद के तहत इस उल्लंघन को रोकने के लिए निर्णय दिए गए कि केवल वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही CJI नियुक्त किया जाना चाहिए। कभी कभी इसका उल्लंघन हुआ था। ठीक है, लेकिन इसे रोकने के लिए एक डिसीजन लिया गया कि जो भी उसमें वरिष्ठतम होगा वही CJI नियुक्त किया जाएगा। और अन्य न्यायाधीश की देखें तो इन्हें राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीशों और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद जिनसे वह परामर्श करना आवश्यक समझे नियुक्त किया जाता है। ठीक है,
परामर्श को लेकर कुछ विवाद भी है, ठीक है। जैसे प्रथम न्यायाधीश वाद को अगर देखें तो परामर्श का अर्थ सहमति नहीं बल्कि केवल विचार का आदान प्रदान है, ठीक है, आदान प्रदान है। अगर द्वितीय न्यायाधीशवाद की अगर देखें तो परामर्श बराबर सहमति होता है, यानी सीजेआई की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी। दूसरा, सीजेआई को 2 वरिष्ठतम सहयोगियों से परामर्श करेगा, ठीक है। और तीसरा न्यायाधीश बात कहता है परामर्श बराबर कॉलेजियम के साथ परामर्श, ठीक है, कॉलेजियम के साथ परामर्श होता है। सीजेआई को अकेला मत ही परामर्श प्रक्रिया को पूरा नहीं करता। दूसरा इसका कहता है सीजेआई को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर बने होते हैं। कॉलेजियम से परामर्श करना अगर 2 न्यायाधीशों का मत पक्ष में नहीं है तो सीजेआई द्वारा सरकार को सिफारिश नहीं भेजी जानी चाहिए, ठीक है। अगर देखें न्यायाधीशों के लिए बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो पहला संविधान से अगर देखें संविधान में क्या वर्णित है उसका हिसाब से तो वो पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 5 वर्ष लगातार किसी एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। कितने साल? तो 5 साल। और इसका दूसरा कंडीशन है कि या तो वो 10 वर्ष तक लगातार एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालय का वकील यानी अधिवक्ता रहा हो, ठीक है। वह राष्ट्रपति की राय में प्रांगत मतलब जो विधिवेत्ता में प्रांगत हो, विधि को बहुत अच्छे तरीके से जानता और समझता हो, ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है, ठीक है, कितना में भी वो न्यायाधीश बन सकता है। शपथ या प्रतिज्ञान की अगर बात करें तो राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त किए किसी व्यक्ति के समक्ष न्यायाधीश निम्नलिखित शपथ ग्रहण करते हैं, जैसे मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा या रखूंगी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, मैं भारत के संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा या रखूंगी। मैं श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्य का भय या पक्षपात या अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा या करूंगी बोलते हैं, ठीक है। और मैं संविधान और कानून की मर्यादा को बनाए रखूंगा या रखूंगी, यही शपथ लेते हैं, ठीक है। अगर न्यायाधीशों का कार्यकाल की अगर बात करें तो संविधान में किसी निश्चित कार्यकाल का उल्लेख नहीं है, लेकिन निम्नलिखित 3 प्रावधान किए गए हैं। पहला तो ये कि एक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है। आयु के संबंध में किसी भी प्रश्न पर का निर्धारण संसद द्वारा अधिकृत प्राधिकरण तथा प्रदान की गई रीति से किया जाता है, ठीक है। वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने पत्र द्वारा पद से त्याग दे सकता है, ठीक है, स्वयं से दे सकता है। उन्हें संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ठीक है, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो संविधान में केवल राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसी सत्र में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद पद से हटाया जा सकता है। और इसका दूसरा कहता है साबित कदाचार या
असमर्थता की जांच एक निष्पक्ष अधिकरण द्वारा की जाएगी, जो कि अधिकरण की संरचना न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत निर्धारित की गई है। ठीक है, न्यायाधीशों को पद से हटाने की कार्यवाही क्या है? ठीक है, कार्यवाही पद से हटाने हेतु 100 सदस्य यानी लोकसभा के मामले में या 50 सदस्य राज्यसभा के मामले में द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव क्रमशः लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को सौंपा जाता है। यदि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता तो आरोप की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति यानी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और परंपरागत विधिवेत्ता सहित गठित होती है, यानी 3 व्यक्ति होते हैं। यदि समिति न्यायाधीश को आरोप या दोषी पाती है तो जिसे सदन में प्रस्ताव पेश किया गया था वह प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। ठीक है, वो तीनों व्यक्ति जो है वो देखेंगे कि यह है आरोपी या नहीं, तब इस पर विचार किया जाता है। विशेष बहुमत को अगर देखें तो सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। जिस सदन में पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है, यदि वह सदन इसे विशेष बहुमत से पारित कर देती है तो वह दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन में भी विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, प्रस्ताव पारित होने के बाद न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को बताया जाता है। राष्ट्रपति तब न्यायाधीशों को पद से हटाने का आदेश जारी करती है, तब जाके न्यायाधीशों को पद से हटाने का आदेश जारी करती है, जब बताएगा तब। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का स्थान। संविधान ने दिल्ली में उच्चतम न्यायालय का स्थान घोषित किया, लेकिन संविधान के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी से भारत के मुख्य न्यायाधीश को अन्य स्थान या स्थानों को उच्चतम न्यायालय के स्थान के रूप में घोषित करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, यह प्रावधान केवल वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के बारे में। तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो कि नियुक्ति करते हैं, नियुक्ति किसे किया जाता है? ठीक है, नियुक्ति किसे किया जाता है, किस परिस्थिति में किया जाता है? तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? ठीक है, नियुक्ति किसे नियुक्त किया जा सकता है, यानी तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किसे कहा? ठीक है, तो पहली बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सीजेआई का पद रिक्त या वह अनुपस्थित या अन्य कारणों से सीजेआई अपने पद के कर्तव्यों को पालन करने में असमर्थ, तब इस स्थिति में नियुक्त किया जाता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अगर सीजेआई नहीं रहा तो अन्य को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश में अगर नियुक्ति की बात करें तो सीजेआई द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद होता है। ठीक है, तदर्थ किसे नियुक्त किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, किस परिस्थिति में होता है? तो उच्चतम न्यायालय के किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए अस्थायी न्यायाधीशों की गणपूर्ति के अभाव या स्थिति में किया जाता है। इस प्रकार ऐसे नियुक्ति
न्यायाधीशों का यह कर्तव्य है कि वह अपने पद के अन्य कर्तव्यों की तुलना में प्राथमिकता देते हुए उच्चतम न्यायालय की बैठक में उपस्थित हो। साथ ही इस दौरान उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सभी क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, उस CGI के रूप में आते हैं। तो अगर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। इस हेतु राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य है। ऐसे व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान सभी क्षेत्राधिकार या शक्तियां या विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो भी ये पद धारण करता है CGI के बदले उसको ये सब शक्तियां प्रदान की जाती हैं। नोट, ऐसे न्यायाधीशों का उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाता है। मतलब कहता है ऐसे न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाता, वो तत्काल के लिए है। ठीक है, वेतन और भत्ते की अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद इन विशेषाधिकारों और अधिकारों में संसद किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती। तीसरा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन भारत के संचित निधि पर भारित होती है, इसीलिए संसद इस पर मतदान नहीं कर सकती है। संचित निधि पर भारित होता है, इसीलिए संसद मतदान नहीं कर सकती है। ठीक है, उच्च न्यायालय की अगर प्रक्रिया की बात करें तो उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ न्यायालय के संचालन और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है। ठीक है, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए संदर्भों में या संवैधानिक मामलों पर निर्णय कम से कम 5 न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा किया जाता है। ठीक है, 5 न्यायाधीश की पीठ होती है। अन्य सभी मामलों पर कम से कम 3 न्यायाधीशों वाली पीठ होती है। ठीक है, निर्णय खुले न्यायालय में दिए जाते हैं। सभी निर्णय बहुमत से होते हैं, लेकिन असहमत न्यायाधीश अपना मत प्रकट कर सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। कल हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक रक्षोपाय क्या है। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स।